मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग के बीच कल जो बिहार एसटीईटी का प्रैक्टिस सेट हुआ था, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी और चाइल्ड पेडागोगी भी था, तो इसका डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जियोग्राफी का करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम होना या ना होना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट लाना और एग्ज़ाम में पास होना। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे हाथ में है, तो इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि इस बार बिहार एसटीईटी का रिज़ल्ट आएगा या क्या करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप लोग को पता होगा, लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है 6/9/2020 तक और 9/9/2020 से एग्ज़ाम है। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी सरकारी ऑफिस हैं जो हैं उसकी 50% कर्मचारी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बिहार के किसी, मगर मान के चलिए 9 तारीख को एग्ज़ाम होती भी है तो बिहार के किसी कोने से आने में मान के चलिए 3 दिन तो लगेगा नहीं। 6/9/2020 तक आखिरी लॉकडाउन है। ठीक है, तो कोई बस से आ सकता है 6/9/2020 तक। ठीक है, लॉकडाउन है, लेकिन एक दिन आने में लगता है बिहार के किसी कोने से, या भारत के किसी भी कोने में कोई भी आदमी हो। ठीक है, काफ़ी दिन हो जाता है। ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चल ही रही है, कहीं आदमी को आना जाना हो, आ जा ही रहे हैं, तो कहा नहीं जा सकता है जो 9 तारीख वाला एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, बस लेकिन हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है तैयारी करनी। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है जो हमारा केस की सुनवाई जल्दी होगी, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, आज तक न्यायपालिका ने विद्यार्थियों, खासकर बिहार में विद्यार्थियों के पक्ष में क्या फ़ैसला दिया है ये आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, न्यायपालिका कार्यपालिका से सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है जो अलग है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए उसकी तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका से किसी तरीके से जुड़ा ही हुआ है। सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए रंजन गोगोई का, देख लीजिए। पहले न्यायाधीश वही थे जिन्होंने आपको प्रेस मीटिंग के लिए बुलाया था, और फिर वही न्यायाधीश जब मोदी सरकार के खिलाफ पक्ष में कितना फैसला, सबसे ज़्यादा मतलब जो महत्वपूर्ण फैसला होता है उन्होंने ही दिया। ठीक है, बाद में उनको प्रमोशन करके राज्यसभा का सांसद नामित किया गया। देख सकते हैं, अगर न्यायपालिका कार्यपालिका को खुश करने का काम करती है तो कार्यपालिका भी न्यायपालिका को खुश करती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं जो क्या कर सकती है न्यायपालिका और कार्यपालिका, खासकर वो भी चुनाव का समय है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पास करने वालों से ज़्यादा संख्या फेल करने वालों को होती है। अब जैसे कि इसी में देख लीजिए, पास कम करेंगे और फेल ज़्यादा करेंगे तो खुश ज़्यादा कौन होगा? फेल करने वाला ही ना। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें थी, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था। लेकिन हम लोग का बनता है जो हम लोग तैयारी करें। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग को करना क्या है, मैं जो इम्पोर्टेंट बातों को बता रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉपी पे नोट करना है सिर्फ। ठीक है, और उसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमारा टेस्ट जो है 1 दिन 2 दिन करके होगा। जैसे कि मान के चलिए आज मंगलवार है, बुधवार को टेस्ट नहीं होगा, बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा, फिर बृहस्पतिवार को हो गया, शुक्रवार को डिस्कशन होगा और शनिवार को क्वेश्चन बनाने में लगता है, फिर रविवार को होगा। मतलब वीक में आपका 3 दिन टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था? ये टाइपिंग हो गया है मिस्टेक, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था। देखिए, चालकोलिथिक युग जो है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था। ये ताम्रपाषाण होता क्या है? जब जिस युग से तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग होने लगा तो उस युग को हम लोग ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग होने लगा तो उस युग को हम लोग ताम्रपाषाण युग के नाम से जाने जाते हैं। एक एग्जाम पॉइंटेड क्वेश्चन है जो नवदा टोली, यह जो है मध्य प्रदेश का है, यह एक स्थल है और यह सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, हम लोग ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग या कैल्कोलोथिक युग के नाम से भी जानते हैं। हम लोग ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से आपको कुछ अच्छा लगता है, जो आप लोग को लगता है कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग मेरी कुछ फाइनेंशियल मदद करें।
हमारा नंबर है 8809998475। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो उससे मदद कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ के लिए पेमेंट कर दिया है उनको पेमेंट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो लेकिन पहली बार वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो जो भी मदद करना हो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना हो तो भी इस नंबर से आप संपर्क करें। अभी टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 10 रुपये रखा गया है पर टेस्ट, लेकिन आने वाले समय में जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो आपको टेस्ट सीरीज़ का दाम भी कम कर दिया जाएगा। काहे कि एक क्वेश्चन को टाइप करवाने में भी 2 रुपये पड़ रहा है और छात्र भी काफ़ी कम जुड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में टेस्ट की संख्या भी, ये आपको पैसे की भी संख्या कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब हो गया, चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है यह आपको नर्मदा घाटी में मिलता है। और नर्मदा घाटी है कहाँ पे? यह जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के किस स्थल से? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, वहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु का जहाँ मिलता है वहीं पर यह नीलगिरी पहाड़ी है। शिवालिक पहाड़ी क्या है? तो शिवालिक पहाड़ी जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या है? शिवालिक पहाड़ी। नल्ला मल्ला पहाड़ी कहाँ है? तो ये नल्ला मल्ला पहाड़ी जो आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो भीमबेटका गुफा है यह भी आपको मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जिले में भी याद कीजिए, किस जिले में है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यह जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह इस गुफा में आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसका पतन नगर जो था आपको लोथल था। और यह लोथल कहाँ पे है? लोथल आपको गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। लोथल आपको गुजरात का अहमदाबाद ज़िले में है। और अहमदाबाद ज़िले में भुगवा नदी के किनारे स्थित है। और इस लोथल सभ्यता की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने, ठीक है। लोथल सभ्यता की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। अगर आप लोग को मैं लगता होगा मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो स्लो करके देख सकते हैं और उसको कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और हम लोग को जान लेते हैं लोथल में सबसे पहले क्या क्या मिला था। जैसा कि हम लोग जान गए हैं सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। लोथल और एक सूतपोतदा भी था जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और कालीबंगा से आपको अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल और चनहुद्रो से आपको मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। रंगपुर और लोथल से आपको चावल के दाने भी मिले हैं। और लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियाँ, मतलब पुरुष और स्त्री का एक साथ समाधि कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग पूजा करते थे आपको पशुपति की पूजा करते थे, साथ ही साथ ये वृक्ष की भी पूजा करते थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आर्ध ऐतिहासिक, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक। इसलिए आर्ध ऐतिहासिक इसको कहा जाता है। जो इसका लेखन कला तो मिला है, लेकिन अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता को लेखन कला मिलने के बावजूद यह पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपको कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता को पशुपति का जो प्रमाण है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पे बना है, ठीक है। जिस पर इस मोहर पे आपको योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। और इस मोहर के चारों ओर आपको हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। क्या नाम था इनका? कौटिल्य का तीन नाम था, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। इन्होंने आपको अर्थशास्त्र बुक भी लिखी थी, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने शादी के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दहेज की प्रथा उस समय थी, तो जिस शासक की बेटी की शादी करते थे वो इनको कुछ राज्य दे देता था, तो इससे इनका साम्राज्य विस्तार होता था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, मतलब एक सूत्र में बांधा था। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, जो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, कौटिल्य को हम लोग 3 नाम जानते हैं, कौन कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। तो विष्णुगुप्त इनका पूर्व का नाम था। क्या नाम था? पूर्व का नाम, बचपन का नाम था। और इनके पिता ने इनका नाम चाणक्य रखा था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था, किनके? कौटिल्य के पिता का नाम था ऋषि चाणक्य। ऋषि चाणक्य, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा चाणक्य। ठीक है, और यह जो अर्थशास्त्र किताब है आपको 15 अधिकरणों और 180 उपकरणों में है। ठीक है, 15 अधिकरणों और 180 उपकरणों में है। और यह जो अर्थशास्त्र बुक है आपको राज्यरोहण से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यरोहण से संबंधित है। और इस पुस्तक में आपको, अर्थशास्त्र पुस्तक में आपको राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में, और यह राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन है जान लीजिए। नहीं, मे भी नहीं पूछे, लेकिन जानने में क्या दिक्कत है। देखिए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत इसमें है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये राज्य का, इसमें बुक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था आपको लकड़ियों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण आपको किसने किया था? मौर्य वंश के ही शासक कौन थे? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। देखिए, ये सारनाथ स्तंभ पर जो है शीर्ष की एक आकृति बनी है, जो भारत सरकार इसको प्रयोग में लाती है। ठीक है, अब देखिए, अशोक के बारे में भी कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। अशोक के समय में ही भारत में आपको प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्मित किया गया था। ठीक है, और अशोक के समय में ही पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अशोक जो है आपको सांची का स्तूप भी बनाया था। ठीक है, और यह सांची का स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और देखिए, अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वह आपको प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसके केवल 2 अभिलेख, कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी अभिलेख में है। ठीक है, मात्र देख लीजिए, अशोक का जितना अभिलेख जो है आपको प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन मात्र 2 अभिलेख, कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो अभिलेख है वह ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी भाषा में लिखा जाता है। जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी तरह से उर्दू भाषा जो है खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि में अशोक के कौन से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि। यह ब्राह्मी में ना होकर किसमें? खरोष्टी में लिखा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और खोजा था किसने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। ठीक है, अब अशोक को अभिलेखों में देवनाम और प्रियदर्शी इत्यादि नामों से उल्लेख किया गया है। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अशोक का नाम अशोक 2 अभिलेख में मिलता है। किस 2 अभिलेख में? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये था हमारा अशोक के बारे में कुछ डिटेल। आगे आने वाले वीडियो में और हम लोग डिटेल जानेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग उसको कॉपी पे नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? देखिए, कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ आपको 78 ईस्वी में हुआ। किस में हुआ? 78 AD में हुआ। किस में? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। और BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक आपको 78 AD में हुआ। ठीक है, अब देखिए, कनिष्क के बारे में भी कुछ हम लोग बातों को जान लेते हैं। कनिष्क के समय में ही आपको बौद्ध धर्म की 4थी बौद्ध महासभा हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और इसी आपको हीनयान और महायान संप्रदाय का विभाजन हुआ। कनिष्क जो था खुद आपको महायान संप्रदाय का उत्तरदायी था। ठीक है, अब देखिए, कनिष्क के दरबार में जो थे अश्वघोष, नागार्जुन,
प्रस्रव, चरक रहते थे। और इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे कि अश्वघोष ने आपको बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र की रचना की थी। नागार्जुन ने आपको मध्यमिका सूत्र की रचना की थी। चरक ने आपको चरक संहिता की रचना की थी, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही आपको सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। हालांकि हाँ, सोने के सिक्के जो आपको हिंद यूनानियों ने शुरू किए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जो है आपको कुषाण के शासक के समय में शुरू हुआ, ठीक है। कुषाण के समय में ही आपको वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक है। और कुषाण शासक के सिक्के पर बुद्ध की आकृति बनी होती थी। कुषाण शासक के सिक्के पर आपको बुद्ध की आकृति बनी होती थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुषाण शासक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा था? प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। और समुद्रगुप्त को का जो सिक्का है उस पर बीना बजाते हुए उसको दिखाया गया है, ठीक है। देखिए समुद्रगुप्त का जो एक स्तंभ अभिलेख पाया जाता है जो कि इलाहाबाद में है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। और इस अभिलेख को जो है हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा था। तो आपसे पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। समझ में आ गया? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह शासक वंश कौन था? तो गुप्त वंश था, जिसने आपको सर्वाधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। खजुराहो मंदिर को किसने बनाया था? तो यह खजुराहो मंदिर को आपको चंदेलों ने बनाया था। और यह जो मंदिर है आपको 1000 वर्ष पुराना है। और चंदेलों में किसने बनाया था? तो विद्याधर ने बनाया था। और यह खजुराहो मंदिर है कहाँ? यह खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, ठीक है। और यह जो खजुराहो मंदिर क्या है? खजुराहो मंदिर, तो यह खजुराहो मंदिर जो है भगवान शिव की सवारी नंदी का मंदिर है। किसका है मंदिर है? भगवान शिव की सवारी नंदी का मंदिर है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए आपको मैं इसके बारे में कुछ और बता दूं। हाँ, गुप्त वंश के बारे में। देखिए गुप्त वंश में बारे में यह कहा जाता है यह भारत का स्वर्ण युग था, ठीक है। देखिए स्थापत्य कला का जब स्वर्ण युग कहा जाए, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहाँ के समय में। और जब चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाए तो जहांगीर के समय में। और हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाए तो अकबर के समय में, ठीक है। और गुप्त काल के स्वर्ण युग को हम लोग क्लासिक युग या पेरिकैलन युग भी के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? भारत का जब स्वर्ण युग कहा जाए गुप्त वंश के समय में, ठीक है। स्थापत्य कला का मतलब किसके समय में सबसे अधिक ये आपको मंदिर, मस्जिद, ताजमहल ये सब का निर्माण हुआ था? सॉरी, मंदिर नहीं, मस्जिद उधर, तो शाहजहाँ का। चित्रकला का जहांगीर के समय में। और हिंदी का स्वर्ण युग अकबर के समय में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इसने आपको 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। और उसमें सिंध पर शासन कौन कर रहा था भाई? तो सिंध पर शासन आपको दाहिर कर रहा था। और इस आक्रमण की चर्चा जो है फारसी ग्रंथ चचनामा में है। ध्यान से सुनिएगा, चचनामा कौन सा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ चचनामा में इसकी जानकारी लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? देखिए महमूद गौरी को सबसे पहले आपको भीम द्वितीय ने पराजित किया। कब पराजित किया था? ठीक है, तो महमूद गौरी ने सबसे पहले आपको 1175 में आपको मुल्तान पर आक्रमण किया, वहाँ वह जीता। लेकिन वह आपको भारत में 1178 ईस्वी में सबसे पहले वह गुजरात पर आक्रमण किया। और उस समय गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय था, ठीक है। भीम द्वितीय की मदद उसकी विधवा माँ नायका देवी ने उसको मदद की थी, ठीक है। और उसने भीम द्वितीय को माउंट आबू के पर्वत पर पराजित किया था, ठीक है। लेकिन हालांकि फिर दूसरी बार उसको 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। लेकिन फिर से उसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला किया और उस युद्ध को जीता। तो इस तराइन के द्वितीय युद्ध से ही आपको भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक मतलब शुरू हो गया, ठीक है। और चंदावर का युद्ध एक हुआ था आपको 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध, जिसमें उसने जयचंद्र को पराजित किया था,
ठीक है। और देखिए मोहम्मद गौरी के समय में एक सिक्का निकलता था जिस सिक्के पर आपको लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। किसकी आकृति बनी हुई थी? लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह जो प्रथम मुस्लिम विजेता था आपको किसका सेनापति था? यह मोहम्मद गौरी का ही सेनापति था। किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का ही सेनापति था। इसने 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के बीच बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी के बारे में पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी किया। तो 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के बीच, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं 1192 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1193 ईस्वी में, ठीक है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। अब देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, महमूद गौरी जो है अपने जीतने वाले भाग को अपने गुलामों को सौंपता चला गया। तो उसी में एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने एक गुलाम वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। कब की? तो 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन पूरा किसने करवाया? आपको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो पोलो खेलने के दौरान हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी, ठीक है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये सब जो शासक हैं, देखिए अब आपसे पूछेगा गुलाम वंश के शासक को सजाइए, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 मास तक शासन किया। फिर उसके बाद हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? रुकनुद्दीन फिरोज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रजिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका रजिया। तो ये आपको शुरू का 4-5 नाम आपको याद रखना है। सबसे अंतिम शासक था गुलाम वंश का शमसुद्दीन कैमूर्स था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली का यह सुल्तान जो था आपको खिलजी वंश था, और यह शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए इसने अपने पूरे भारत को जीतने की एक आकांक्षा कह रखी थी, जो मैं पूरे भारत को जीतूंगा, ठीक है। यह अलाउद्दीन खिलजी जो है सैनिकों को अस्थायी वेतन देने की पद्धति शुरू की, ठीक है। सैनिकों को हुलिया मतलब एक पहचान दिया, ठीक है। और इसने आपको ये दीवान मुस्त खराज विभाग की स्थापना की थी सैनिकों के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आने जो आगे और अब वीडियो आएगी उसके बारे में हम लोग और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया गया? ठीक है, यह जो इब्न बतूता है आपको, इसने आपको रिहला पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। और यह जो है शासक आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और इसे जो है काजी के रूप में ही अपना चीन में भी इसको इब्न बतूता को भेजा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपको मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शिक्षित शासक था, ठीक है। इसके मरने पर एक इतिहासकार थे बदायूं, उन्होंने कहा था यह लड़ते गिरते आया और लड़ते पड़ते चला गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको अमीर कोही जो कृषि से संबंधित विभाग है उसकी स्थापना की थी। देखिए फिरोज शाह तुगलक, जब देखिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसने फिरोज शाह तुगलक ने किया था, लेकिन नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इस रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। किसके शासनकाल में किए? अकबर के शासनकाल में। किस भाषा में किए? तो अवधी भाषा में किए गए थे। इस रामचरितमानस में जो है आपको टोटल छंद की संख्या है 10,902। कितनी छंद की संख्या है? 10,902, ठीक है। तुलसीदास को आपको भारत का शेक्सपियर भी कहा है। तुलसीदास को आपको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? तो महाभारत की रचना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, ठीक है, तो खाने का प्रयोग किया, ठीक है। इस युद्ध में जो है आपको इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। देखिए
अब खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन ही अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब पानीपत के हम द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध के, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, और 1761 में आपको पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में आपको कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के हुआ था। ठीक है, और यह जो खानवा का युद्ध है हुआ कब था? तो देखिए, तो 1527 ईस्वी में जो है आपको खानवा का युद्ध हुआ था। और इस खानवा के युद्ध में ही ये जीतने के बाद बाबर ने आपको गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, मतलब गाजी मतलब क्या? गैर हिंदुओं को मारने वाला। ठीक है, और खानवा के युद्ध के बाद ही खानवा के युद्ध में ही बाबर ने आपको ये किसकी उपाधि, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, बाबर ने टोटल आपको भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो देखिए एक युद्ध बाबर ने लड़ा था, चंदेरी का युद्ध। यह चंदेरी का युद्ध जो एक ऐसा युद्ध था जो कि आपको स्थल पे भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया। यह चंदेरी का युद्ध था, और चंदेरी का युद्ध बाबर ने आपको मेदिनी राय के साथ लड़ा था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार आपको शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी जो था इसका पहले नाम, बचपन का नाम फरीद खां था। फिर उसके बाद शेर खां आया, लेकिन जब इसने एक तलवार से शेर को मार दिया तो उसका यहाँ बिहार का एक शासक था बहार खां लाहौनी ने इसको शेर शाह की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो इसने आपको दिल्ली पर जो है शासन 1540 से लेकर 1555 के बीच हुआ था। और इसने बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद दिल्ली पर शासन व्यवस्था शुरू की। शेर शाह सूरी ने ही आपको, ठीक है, ज़मीन को मापने के लिए राय पद्धति का उपयोग किया। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है, ठीक है, आपको ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया, डाक विभाग को शुरू किया। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का आपका मकबरा मिल जाएगा सासाराम में। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के बारे में ये सब बातें हैं। ठीक है, और आगे वीडियो आएगा इसके बारे में और से बताते जाएंगे। ठीक है, काहे कि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह मुस्लिम शासक का नाम था अकबर। देखिए, अकबर ने आपको देखिए तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब कर समाप्त किया था। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है। देखिए, एक था दास प्रथा से मुक्ति। तो 1562 में इसने दास प्रथा, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा, और 1564 में इसने ठीक है, तो तीर्थ यात्रा इसने किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? इसने आपको अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। कब किया था? तो 1579 में, 1579 ईस्वी में। तो ये सब आपको बातें जो हैं अकबर के बारे में हैं। हम, ठीक है, आगे आएगा वीडियो और इसके बारे में और बताएंगे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया? तो देखिए, अगर आपसे सिर्फ बिहार के बारे में पूछे तो अकबर ने बिहार को आपको 1574 में मिलाया। कब मिलाया? 1574 में। कब मिलाया? 1574 में। ठीक है, और उस समय आपको बिहार का शासक कौन था? तो दाऊद खां था। ठीक है, तो क्या अकबर खुद गया था वहाँ पे आक्रमण करने के लिए? नहीं, अकबर खुद नहीं गया था। उसने एक अपने जो सेनापति था मुनीम खां, उसको भेजा था। ठीक है, और उस समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का शासक था आपको ये दाऊद खां। तो 1574 में बिहार को जीत लिया। उसके बाद बिहार का ये शासक था बंगाल चला गया। तो फिर उसने, अकबर ने वहाँ भी नहीं छोड़ा और वहाँ भी जाके उसको पराजित कर दिया। तो इस हिसाब से जब आपको बंगाल तथा बिहार दोनों के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा हमारा 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ बताइए? तो इसका जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ आपको अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा। और यह अल्मीडा एक ऐसा शासक था जिसने आपको शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था।
और यह जो ब्लू वाटर की पॉलिसी शुरू किया था यह आपको हिंद महासागर में शुरू किया था। उसके बाद अल्मीडा के बाद भारत में ही पुर्तगालियों का एक वायसराय बना अल्बुकर्क, ठीक है। इसने अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही से गोवा को जीता और गोवा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री आपको कहाँ पर थी? कोचीन में थी, ठीक है। अब हम लोग भारत में कुछ जान लेते हैं जो कि ब्रिटिश आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर उसके बाद आए थे डच। कौन आए थे? डच। फिर उसके बाद आए थे अंग्रेजी, ठीक है, ब्रिटिश, उसके बाद स्वीडिश और उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन आप लोग यहाँ सावधान हो जाइए, जब आपसे पूछेगा सबसे पहले स्थापना किसने किया था, तो सबसे पहले आपको 1498 में पुर्तगाली ने किया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने स्थापना किया था 1600 ईस्वी में, और डच ने उसके बाद 1602 में किया था, ठीक है, और फ्रांसीसियों ने 1664 में किया था। तो जब स्थापना का क्रम पूछे तो सबसे पहले आपको ये कौन? पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डच और सबसे अंत में आप फ्रांसीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो था आपको ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से था, और यह युद्ध आपको अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, और यह युद्ध जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपको 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा हुआ था, और इस युद्ध का जो समापन है एक्सला सापला की संधि के तहत हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध जो हुआ आपको 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था, और इस युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई। द्वितीय युद्ध के कर्नाटक युद्ध के बाद आपको पांडिचेरी की संधि हुई, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ आपको कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1754 और 63 के में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हो गई थी फ्रांसीसियों के, ठीक है। एक फेमस युद्ध था वांडीवास का युद्ध, यह आपको 1760 में हुआ था। इसमें भी आपको फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हो गई थी, और फ्रांसीसी लगभग भारत से बाहर हो गए थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान सिताब राय को बनाया था, ठीक है। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो 1765 को हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है। और रंजीत सिंह आपको सुकरचकिया मिस्र का एक था। रंजीत सिंह किस मिल से था? सुकरचकिया मिल से था, और इसने अपनी राजधानी किससे थी? तो राजधानी लाहौर प्राप्त की थी, और जो शाह शुजा ने इसको जो दिया था, यह शाह शुजा आपको काबुल का शासक था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, ठीक है। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो इसी युद्ध के दौरान हो गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने आपको भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, ठीक है। आर्य सुधर्मा इनके गंधर थे। देखिए महावीर के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए महावीर आपको ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माँ का नाम आपको त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और इनके दामाद का नाम जामली था, जिनका महावीर से मतभेद हो जाने के बाद इनके दामाद जामली ने बहुरत्ववाद सिद्धांत का संपादन किया था, ठीक है। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, किन्होंने? महावीर ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष कठिन तपस्या, ऋजुपालिका नदी थी, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीन, अहर्थ, निगंथ, विजेता ये सब कहलाएं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो ये जो सप्तपर्णी गुफा है, ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो सप्तपर्णी गुफा आपको राजगृह में है। कहाँ पे है? राजगृह में है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। तो ये भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे क्या? तो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था, जो कि आपको चांदी का बना होता था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का या प्राचीनतम सिक्का भी कहा जाता था, जो कि आपको चांदी का बना होता था। ठीक है, ये जो राजगिरी है, ये सप्तपर्णी गुफा, यहीं पर आपको इसी में आपको प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु जो था उस करवाया था, और उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपद 16 राज्यों के बारे में उसमें किसमें है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य में आपको बिंबिसार था, ठीक है, अजातशत्रु था, उदयन था, शिशुनाग था, तो ये सब आपको मगध साम्राज्य से संबंधित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना बताइए। पटना में सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। तेग बहादुर कौन थे? तो तेग बहादुर की हत्या, ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। गुरु हरगोविंद कौन थे? तो गुरु हरगोविंद ने सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया था, और इन्होंने आपको अमृतसर की किलेबंदी की थी। गुरु गोविंद सिंह ने आपको पाहुल प्रथा शुरू की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म में गुरु बनने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जन्म इनका पटना में, और इनका मृत्यु जो है नांदेड़ नामक स्थान पे हुई थी। किसने की थी? तो गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका पहला आगमन बीजापुर के तोरण में था। इनको मई 1666 में औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था, लेकिन इन्होंने अगस्त 1666 में इन्होंने आपको वहाँ से भाग लेके। शिवाजी के अगर शासनकाल में देखें तो सबसे पहले शिवाजी आए। सबसे पहले कौन आए? शिवाजी। ठीक है, उसके बाद कौन आया? संभाजी। ठीक है, संभाजी। उसके बाद कौन आया? राजा राम। ठीक है, उसके बाद कौन आया? राजा राम। उसके बाद आई ताराबाई। कौन आई? ताराबाई, या आप शिवाजी द्वितीय भी लिख सकते हैं। और ताराबाई या शिवाजी द्वितीय के बाद कौन आया? साहू जी। कौन आया? जो कि संभाजी का पुत्र था। ठीक है, तो आप लोग शासन का क्रम भी याद रखिए। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको मोहम्मद शाह था। इसी के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया, जो कि मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था। ठीक है, मयूर शासन के समय में ही हैदराबाद जो है आपको स्वतंत्र हो गया था। किसने स्वतंत्र किया था? निजामुल मुल्क खान ने। ठीक है, किसने किया था? तो निजामुल मुल्क खान ने किया था। ठीक है, तो चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी आपको विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने। और इसका प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की जो क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय आपको बंगाल का विभाजन हुआ था। वारन हेस्टिंग्स के समय क्या हुआ था? तो वारन हेस्टिंग्स आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ आपको आरा से शामिल हुए थे। कुंवर सिंह के साथ आपको ये साथ उनका बड़े भाई अमर सिंह ने दिया था। किसने दिया था? बड़ा भाई अमर सिंह ने भी दिया था। कुंवर सिंह को आपको जो मृत्यु हो गई थी 26 जून 1858 को हो गई थी। कब हुई थी? तो 26 जून 1858 को हो गई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक प्रथा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था आपको वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले ने आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया। और सैडलर विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय से आ रहा है तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, और यह जो सैडलर विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की
जो सेटलर थे उनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। कुछ अब हम लोग शिक्षा से संबंधित और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले उसके बाद हंटर आयोग जो था आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग किसे था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नींव जो है ब्रिटिश सरकार में आपको मैकाले ने रखी थी। अंग्रेजी शिक्षा का डिस्पैच किसको कहा जाता है? 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो आया था उसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित एक और है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यह पुणे में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक थे आपको तिलक थे, गोपाल थे, मुकुंद तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गोपाल अगरकर थे, एक और थे, ठीक है, क्या नाम था? चिपुलकर था, हाँ, एक और उनका नाम था चिपुलकर। इन्होंने भी आपको डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। हिंदू कॉलेज आपको 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन जब पूछेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में आपको मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। हम कुछ इसमें अखबार के बारे में और जान लेते हैं। भारत का सबसे पहला अखबार था बंगाल गजट 1780 में, जिसको जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था, ठीक है। भारत में पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले सबसे पहले आपको बाल गंगाधर तिलक ही थे, ठीक है। एक दो पत्रिका और थी, जैसे कि संवाद कौमुदी जिसको बंगाली भाषा में, और प्रज्ञा का चांद और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। मिरातुल अखबार को हम लोग बुद्धि दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इन सबको आपको किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखिए, राजा राम मोहन राय ने आपको कुछ आत्मीय सभा, जैसे कि आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, वेदांत कॉलेज, इन सब की स्थापना, हालांकि सबसे पहले अब इन्होंने आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज और उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे पूर्व सबसे प्रमुख संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। इसको आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना किया था। एक था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी, ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। किसने के थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने छत्रपति उत्सव, आपको गणपति उत्सव, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन भी शुरू किया था। हालांकि होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट ने भी शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले अप्रैल 1916 में आपको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और सितंबर 1916 में आपको एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये सब बातें को हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है। और 1906 में ही आपको एक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की 1906 में ही स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार आपको 1909 में मिला था और इस 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं और इस मार्ले मिंटो को हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गांधी जी ने इस मार्ले भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो को कहा था इसने हमारा सर्वनाश कर दिया था। उससे मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो जो था भारत का वायसराय था, ठीक है। और पृथक निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग ने आपको 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें किया था, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का। एक से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग फिर से आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस उसका भी लाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग का रिव्यू कैसा आता है, आप लोग इसको शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर शेयर करते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस का इससे भी अच्छे ढंग से लाएंगे, ठीक है। इससे तो अच्छा विस्तार से बताया गया है। पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, इन सारे का लाया जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।